गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स कैपिटल गेन और आज आप लोगों को शीट्स मिल गई है, तो हम शुरू से शीट्स को रेफर करना चाहते हैं। और जो पीडीएफ आपको मोबाइल में मिला है और शीट्स में कुछ चेंजेस हैं, इसमें कुछ एडिशन हुआ है, तो वो आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट दे रखा है। एवरी प्रॉपर्टी ऑफ मूवेबल और इमूवेबल इज अ एसेट एक्सेप्ट 6 थीम्स, वो 6 हमने लिख रखी है। फिर ऑन एनालाइजिंग क्या क्या हमारे लिए एसेट है, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसमें मेजर जो सीखने वाली चीज़ थी वो थे इंटेंजिबल एसेट। सारे इंटेंजिबल एसेट हमारे एसेट होते हैं। इसमें 2 पॉइंट नोट्स में लिख रखे हैं कि अगर आपने ऊपर वाली सारी चीज़ों को एज ए स्टॉक इन ट्रेड ले रखा है अपने पास, तो फिर वो कैपिटल एसेट नहीं है। गुडविल ऑफ अ ट्रेड एसेट है, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन हमारा एसेट नहीं है। ठीक है। कैपिटल गेन 2 तरीके से होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। वैसे तो लॉन्ग टर्म बनने के लिए 3 साल है, पर स्पेशल चीज़ों के लिए 5 चीज़ों के लिए 1 साल, 2 चीज़ों के लिए 2 साल, बाकी सबके लिए 3 साल। फिर आपको कंपटीशन दे रखा है शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का। आप दोनों टेबल को कंपेयर करके देख लो। सिर्फ इतना सा फर्क है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होने लग गई, अब इंडेक्स होने लग गए। इंडेक्सेशन में आपके नोट्स में आप करेक्शन कर लो। आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नीचे CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन लिखा है, उसको कट करके CII ऑफ ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट कर दो। ठीक है। और बहुत सारे सेक्शन नंबर्स लिखे हुए हैं एग्जाम्पशंस के साथ, वो हम धीरे धीरे अब पढ़ेंगे। अब हम आ चुके हैं उस वाली स्टेज में। देन अब ये जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन, इस पर 5 स्टार मार्क कर लो। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसमें से 2 से 3 पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो कैपिटल गेन में आप कुछ पढ़ो कि ना पढ़ो, जब आप पेपर देने जाओगे ना मॉर्निंग में, जब आप आफ्टरनून में पेपर देने जा रहे हो, तो मॉर्निंग में ये वाले 7 से 8 पॉइंट तो आपको पढ़ के जाने ही है। ये वो 8 पॉइंट है जो बच्चों को क्लिक नहीं करते हैं तो आंसर हमारा गलत हो जाता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ये कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज बिफोर 1 अप्रैल 2001 कैन बी टेकन एज फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है। याद है हमने ये रूल पढ़ा था कि इंडेक्सेशन 2001 से स्टार्ट हुआ है, तो उससे पहले की जो भी असेट्स है उसकी आप 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो। लेना नहीं लेना तुम्हारे ऊपर, ऑप्शन है तो हमने एग्जैक्ट रूल लिख दिया कि सर हम हमारा ऑप्शन वाइजली चूज करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। क्लियर। अब ये सेकेंड वाला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट विल बी निल। सेल्फ जनरेटेड असेट विल बी निल मतलब गुडविल 2 तरीके की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपकी जेब से कुछ लगा क्या? नहीं, तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे अपन? 0। अगर आप उसको बेचते हो लाखों में करोड़ों में, तो पूरा क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। अब 0 वाली चीज का इंडेक्सेशन भी करोगे तो क्या आएगा? 0। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब मेरे को बताओ सेल्फ जनरेटेड वाली कौन कौन सी चीजें होती हैं, या कौन कौन सी चीजें हो सकती है सेल्फ जनरेटेड वाली? जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, हो सकता है आपने उनको सेल्फ जनरेट किया हो या आपने उसको परचेज किया। परचेज किया है तो उसकी जितने में परचेज किया है, सेल्फ जनरेट किया है तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे? 0। और ये कॉस्ट वाला जो फंडा है ना, अभी अपन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेते हैं, तो इसका परसेप्शन सिर्फ ये कहता है जितनी आपसे जेब से पैसा खर्च हुआ है वो एग्जैक्टली, कोई इम्प्लाइड नहीं छोड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते सर इस गुडविल को बनाने में जो मेरी मेहनत लगी है ना, वो मेहनत में कहीं और लगाता तो इतने पैसे कमा लेता, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तेल लेने जानते बेटा, एक्चुअली में एक्सप्रेसली जो आपके पैसे जेब से पैसा निकला है वही आपकी क्या है? कॉस्ट है। किसी चीज को परचेज करने में चवन्नी का भी खर्चा हुआ है तो वो सब उसकी क्या है? कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। सिंपल है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0, सेल्फ जनरेटेड असेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0। अब सेल्फ जनरेटेड मतलब जो अपने आप बन गई हो। सर मैंने खुद ने बनाई हो तो मतलब मैं हूं लोहे का व्यापारी, अब मैंने मेरा ही लोहा यूज करके टेबल बना ली, तो ये सेल्फ जनरेटेड में काउंट थोड़ी होगी भाई, ये तो मैंने बनवाई है, तो लोहा तो लगा है ना उसमें, तो जितने का वो लोहा लगा वो उसकी कॉस्ट है। इसमें मेरे को वेजेस भी देने पड़ी तो वो तो उसकी कॉस्ट है। सेल्फ जनरेशन से मतलब समझ रहे हो, जो मैंने इंटेंशनली नहीं बनाई, थोड़े थोड़े टाइम में अपने आप बन गई। जो परफेक्ट एग्जांपल क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर। जैसे आज अगर कह दूं मैं कि BCC की कुछ गुडविल है, तो वो हमने खरीदी थोड़ी है, उसके लिए मैंने किसी को एक्सप्रेसली पैसे थोड़ी दिए हैं। 10-11 साल हो गए काम करते करते, तो जो नाम कमाया है वही हमारी क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको अगर मैं किसी को बेच देता हूं तो कैपिटल गेन आएगा। क्लियर। ओके नेक्स्ट,
fair market value on 1/4/2001 was not allowed for intangible asset. 3 स्टार मार्क कर दो इसके ऊपर, थर्ड वाले पॉइंट पे 3 स्टार मार्क कर दो। अब ये क्या पॉइंट है और इसका क्या एस्पेक्ट मतलब वो समझो जरा, पढ़ो क्या कह रहे हो कि जो फेयर मार्केट वैल्यू लेने वाला ऑप्शन था ना आपके पास, वो टेंजिबल एसेट्स के लिए, इनटेंजिबल के लिए नहीं है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? मतलब आपकी गुडविल है तो आप अपने हिसाब से पैसा लगा सकते हो। थोड़ा सा रिफाइन कर, मैं समझा नहीं। इसको है ना, इसको आप सेकंड वाले से साथ जोड़ के सोचो। इसको आप सेकंड वाले से कंबाइन करके पढ़ो। देखो उन्होंने क्या कहा, सेल्फ जनरेशन की कॉस्ट को हमें नहीं लेना है। फिर अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने गुडविल सेल्फ जनरेट ली होती तो उसकी तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0। अब अगर मान लो मैंने उस चीज को 2001 के भी पहले खरीदा हो या सेल्फ जनरेट किया हो, दोनों केस में, पहले अपन खरीदने वाला केस समझ लेते, सिंपल है। मैंने उसको अगर 1 लाख रुपए में 2001 में खरीदा तो उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए, उसका इंडेक्सेशन हो जाएगा 23-24 तक, वो तो आम जिंदगी हो गई। लेकिन अगर मैंने उसको 2001 के पहले खरीदा होगा 1 लाख रुपए में, और 2001 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख है, तो इसका मतलब 1 लाख की चीज़ को 5 लाख मैंने अपनी मेहनत से कमाया, तो 4 लाख तो जो है वो तो सेल्फ जनरेशन है कि नहीं है? और सेल्फ जनरेशन को अपन क्या लेते हैं, निल। इसलिए इंटेंजिबल एसेट पे फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन नहीं होता। अगर अपन लेने देंगे तो फिर वो कॉस्ट नहीं है, वो तो क्या आ जाएगा, सेल्फ जनरेशन आ जाएगा। समझे कि नहीं इस बात को? नहीं समझा? यूँ समझ, तूने यहाँ कोटा में आके देखा कि ये कोटा वाले तो पागल हो रखे हैं जोधपुर की कचौरी के लिए, लाइन लगती है वहाँ पे और अच्छी भी है। अब ये चेचट को बिलोंग करता है, तो यार चेचट में तो ऐसा कोई कचौरी वाला है ही नहीं, तो इसने 20-25 लाख रुपए में उसकी गुडविल ले गया, कहाँ पे, चेचट में। वहाँ चेचट में इसने दुकान डाल दी, कोटा की प्रसिद्ध जोधपुर की कचौरी, 25 लाख रुपए उसको दे दिए। अब 25 लाख रुपए में इसने गुडविल खरीदी। अब ये वहाँ चेचट में कचौरियाँ इतनी अच्छी बनाने लग गया कि चेचट वाली ज़्यादा फेमस हो गई, तो वो तो इसका सेल्फ जनरेशन हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो सेल्फ जनरेशन को अपन को कॉस्ट में इंक्लूड करना है क्या? नहीं ना। अगर इसके बाप दादा ने ये 25 लाख रुपए वाला काम कब किया था, 2001 के पहले ही ले लिया था, और इनके बाप दादा ने इतनी बढ़िया कचौरी बना दी कि चेचट की जोधपुर की कचौरी और ज़्यादा फेमस हो गई, तो अब इनकी गुडविल 25 लाख के बदले में 1 करोड़ की हो गई, तो 75 लाख तो इनका सेल्फ जनरेशन है ना। सेल्फ जनरेशन की कॉस्ट को तो लेना नहीं है ना अपन को, तो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले सकते, 25 लाख ही लेना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। ये याद रखना है, ये पॉइंट, ये वो सारे पॉइंट। अबे 25 लाख वाला पॉइंट याद नहीं रखना? नहीं, 25 लाख ही लेंगे ना। हाँ, कॉस्ट अपन 25 लाख ही लेंगे और 25 लाख का ही इंडेक्सेशन करेंगे। भले ही मुर्तजा रोता रहता रह जाएगा, अरे यार वो तो मेरे परदादा ने 25 लाख में खरीदी थी, उस जमाने में 25 लाख की वैल्यू तो बहुत थी, 2001 में तो क्या होता है, रोता रहे। फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं है, क्योंकि उसमें सेल्फ जनरेशन इंक्लूड हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ओके। अब ये मैं वापस कह रहा हूँ, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में गलतियाँ करवाते हैं, ये हमने सोच सोच के यहाँ पे एक्यूमुलेट करे। मतलब ये हमारी 10 साल की मेहनत है जो आपको पकी पकाई मिल रही है। यही वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो गलतियाँ करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 shall not be considered। ये बात डाउट में हो गई थी, अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मे बी वीडियो में ये ग्रीन कलर और येलो कलर आपको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, लेकिन जो लोग बैठे हैं उनको तो दिख रहा है ना, ग्रीन कलर दिख रहा है, येलो कलर अलग दिख रहा है। तो येलो वाला जो बार है ना, वो किसका है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन लेते हैं इसका। अब देखो, ये वाला मेरा ईयर है 2001, मतलब ये वाली डेट है मेरी 1 अप्रैल 2001। ये वाली मैंने उस चीज़ को परचेज किया था कोई से भी डेट में, मान लो जब मैं पैदा हुआ मेरे पापा ने प्लॉट खरीदा 1990 में। ठीक है, तो 1990 में उन्होंने कोई चीज़ परचेज करी, प्लॉट ऑफ लैंड या एक मंजिला मकान या जो भी उन्होंने परचेज किया। कितने में परचेज किया, से अराउंड 20 लाख। ठीक है,
फिर उस प्लॉट ऑफ लैंड में कुछ कंस्ट्रक्शन उन्होंने करवाया। भाई आजा, अपने बाप दादाओं पे मत जाओ, यहाँ आओ, मेरे बाप दादा की कहानी सुन लो। फिर उन्होंने 2001 के पहले उसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर किया कितना, 10 लाख, ठीक है। फिर 2001 के बाद, मतलब होते हैं ना कुछ लोग जो अपना घर धीरे धीरे बनाते हैं, या जैसे जैसे पैसा आता जाता है वैसे वैसे बनाते जाते हैं, मंजिला चढ़वाते जाते हैं, चढ़वाते जाते हैं, चढ़वाते। जैसे इस बिल्डिंग को देख लो, पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर बनाया, पिलर खड़े रहने दिए, फिर उन्होंने सेकंड फ्लोर बनाया, अब वो कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट फ्लोर बनाया, सिर्फ सेकंड बनाया, कह रहे हैं मैं एक मंजिला और चढ़ाऊंगा। तो जैसे जैसे पैसा एक्यूमुलेट होता जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं। तो उन्होंने वापस से 15 लाख रुपए लगाए, फिर वापस से 25 लाख रुपए लगाए, फिर वापस से 35 लाख रुपीज लगाए। डन। मतलब इतने टाइम उन्होंने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर कर दी। ये डिस्कशन हो चुका है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो एक ही होगी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीपल हो सकती है। अब सोचो, ये जो प्रॉपर्टी है कब की है, 2001 की भी पहले की है। अगर पहले की भी है तो 2001 की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें अपन 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ठीक है। उस टाइम पे इसकी फेयर मार्केट वैल्यू मान लो कितनी थी, 50 लाख थी। तो अब सरकार ये कहती है कि देख बच्चों, तेरे को फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन दे दिया ना मैंने, किसके बदले में दिया, वो कॉस्ट के बदले में दिया। तो अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तुझे लेने नहीं देंगे। क्यों सर, क्यों नहीं लेने दोगे? अरे भाई, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नाम से ही शो हो रहा है कि तूने जो कॉस्ट करी ये इंप्रूवमेंट के लिए करी, इंप्रूवमेंट के लिए करी, तो उससे जो इंप्रूवमेंट हुआ वो फेयर मार्केट वैल्यू में आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा ना, कि तेरे बाप दादा ने पहले एक मंजिला मकान खरीदा था और फिर उसमें उन्होंने एक मंजिल और चढ़ा दी। तो आज जो ये 50 लाख रुपए है वो तो 1, 2 और 3 मंजिल की है। तो 50 लाख में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंक्लूडेड है कि नहीं है? तो इसलिए ये रूल निकल के आया है कि 2001 के पहले का जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते, बाकी सारे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को आप धड़ल्ले से इंडेक्सेशन करके माइनस करोगे। सिंपल है कि नहीं है? जस्टिफाइड है कि नहीं है? आया समझ में? ओके। अब इसमें सिनेरियो कहां रिवर्स होता है कि भाई सर अगर मान लो कि फेयर मार्केट वैल्यू कम निकल जाए, कितनी कम निकल जाए कि फेयर मार्केट वैल्यू तो 15 लाख ही निकली सर और कॉस्ट इसकी थी 20 लाख। तो आपने रूल क्या सिखाया है, कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, क्योंकि ये तो ऑप्शन है, बढ़ेगी तो लूंगा, नहीं तो मैं तो कॉस्ट में आ जाऊंगा 20। अब अगर मैं कॉस्ट 20 ले रहा हूं, मैं नहीं ले रहा फेयर मार्केट वैल्यू, मैं कॉस्ट ले रहा हूं, तो फिर क्या मैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को ले सकता हूं क्या? क्यों नहीं? अरे ये कौन सा इंप्रूवमेंट है जिससे फेयर मार्केट वैल्यू तो बढ़ी नहीं रही? ये कौन सा इंप्रूवमेंट हुआ ना? लॉस होगा तो इनकम टैक्स की थोड़ी गलती है, मार्केट की गलती है, तुम्हारी गलती है। तुमने ऐसा कौन सा खर्चा किया जिससे वैल्यू इंप्रूव नहीं हुई और रिड्यूस हो गई? तो इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल क्या कहता है, 2001 के पहले वाली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बाद वाली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इनकर करेंगे। क्लियर है ये बात सबको? मतलब एक्सेप्ट भी करते हो, समझ में भी आ गई? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। वापस से वही वाली बात जो क्वेश्चन में छूटती है, स्टार मार्क करके रखना। नेक्स्ट, इंडेक्सेशन। हाँ, ये भी स्टार वाली बात। इंडेक्सेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर नॉट अलाउड। गार्ड बांध लो इस बात की। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो अगर लिस्टेड होते हैं तो 1 साल में लॉन्ग टर्म बनते हैं, अनलिस्टेड होते हैं तो 3 साल में। दो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर 3 साल में, अनलिस्टेड शेयर्स 2 साल, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर 3 साल। मान लो ये लॉन्ग टर्म हो भी गए तो ये ऐसे मनूस हैं जिनके लिए इंडेक्सेशन सरकार ने अलाउ नहीं किया, और मेरे को लॉजिक भी नहीं पता क्यों नहीं करा। फ्रेंकली स्पीकिंग, करना चाहिए था सर। मैंने डिबेंचर खरीदे, 3 साल बाद बेच रहा हूँ, तो इंडेक्सेशन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? मुझे नहीं करने देंगे। आई डोंट नो क्या इसका लॉजिक है, शायद मैंने भी उतनी दुनिया नहीं देखी कि मैं लॉजिक समझ पाऊँ, पर ये गार्ड बांध के रखनी है कि इसका इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होता। डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स का इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होता, लॉन्ग टर्म हो कि शॉर्ट टर्म हो। तो सर फिर तो ये एक ही बात है, इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेम ही आएगा। मैंने कोई 10 लाख की चीज़ खरीदी और वो 15 लाख में बेची हो तो 5 लाख का कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म भी वही और लॉन्ग टर्म भी वही, ठीक है। हाँ, इसका एक जस्टिफिकेशन हम यूँ दे सकते हैं कि डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में मार्केट वैल्यू 10 से 15 कभी होती भी नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं होती है? अरे भाई, अगर वो 100 रुपये का डिबेंचर है
और सरकार ने, अब कंपनी ने उसको 5 साल के लिए इशू भी किया है, तो मिलेंगे तो 5 साल बाद उसके 100 रुपये ही, 100 रुपये ही मिलेंगे। हो सकता है बीच में आप कभी बेच दो तो 105 110 मिल जाए। सर आप वो 105 110 भी क्यों मिलेंगे? क्योंकि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस इतनी है कि सबको विश्वास है कि इसका पैसा कभी डूबेगा नहीं, तो उसकी थोड़ी डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो जाए, इसलिए उससे इंटरेस्ट कमाने के लिए लोग 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा देने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो इसमें कभी नहीं होगी जितना शेयर्स में होती है। समझ में आया? इसलिए शायद उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता यही रीज़न है कि कुछ और भी है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स पे इंडेक्सेशन नहीं होगा, याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये बार बार मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ताकि तुम्हें भी ये बात याद रहे कि तो सर को भी नहीं पता है ना। सिर्फ इसीलिए एम्फेसिस दिया जा रहा है कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का इंडेक्सेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, अब ये खास बात, पूरा टॉपिक वाली बात, इसके लिए अपन एक पूरा टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। एडवांस अमाउंट फॉरफिटेड, कुछ रह गया क्या? इंडेक्सेशन शैल बी डन अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर ओनली, नॉट अप टू टैक्स लाइबिलिटी। तो ये तो पूरा चार्ट ही पढ़ रखा है अपन ने, नीचे वाला टेबल उसी के ऊपर तो है। तो एक काम करो, इस पॉइंट से तो यूं एरो करके नीचे वाले चार्ट पे डाल दो कि ये लो भाई कि इंडेक्सेशन कहाँ तक होगा। वहाँ जो इंडेक्सेशन वाला कॉलम है ना, 14 कॉलम, वहाँ तक डाल दो कि इंडेक्सेशन कहाँ तक होगा, ट्रांसफर तक ही होगा, उसके बाद तो होगा ही नहीं। क्लियर? डन। अगला पॉइंट, एडवांस अमाउंट फॉरफिटेड। तो पहले तो ये वर्ड समझो, एडवांस अमाउंट फॉरफिटेड। फॉरफीचर पढ़ के आए हो आप 12th क्लास में? क्या होता है फॉरफीचर? जब्त कर लेना। फॉरफीचर मतलब एडवांस अमाउंट फॉरफिटेड मतलब जो आपने एडवांस दिया वो क्या हो गया? जब्त हो गया। तो ऐसा कब होता है बेटा? प्रॉपर्टी के केस में जब एग्रीमेंट होता है तब आपको थोड़ी सी साई देनी पड़ती है ना। सुना है आपने हिंदी वर्ड साई? मतलब कुछ डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ता है ना, सिक्योरिटी अमाउंट, कि ये लो भाई टोकन मनी तो ले लो, फिर थोड़ा अब जो पैसा बचा हुआ है वो इतने इतने टाइम में हम देंगे। तो क्या हुआ कि मैं कोई प्रॉपर्टी परमेश को बेचने जा रहा था, 50 लाख रुपए में हमारा एग्रीमेंट हो गया था। परमेश ने कहा सर कितने टाइम में देने 50 लाख? मैंने कहा कितने टाइम में दे पाएगा? क्योंकि सर कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। मैंने कहा ठीक है 6 महीने के अंदर तो 50 लाख रुपए दे देना, अभी ला टोकन मनी दे। तो इसने कहा कि लो सर 5 लाख रुपए ले लो, बाकी के 45 लाख मैं 6 महीने में दूंगा। अब ये टोकन मनी का रूल ये होता है कि अगर इसने 6 महीने में पैसे नहीं दिए तो वो टोकन मनी मेरा हो गया, प्रॉपर्टी भी मेरी रह गई, मैं प्रॉपर्टी इसको नहीं दूंगा, 5 लाख मेरे हो गए। और अगर 6 महीने में मैं पलट जाता हूँ कि नहीं 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 यार मैं तुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, ये पकड़ तेरे 5 लाख, तो 5 नहीं 5 के डबल देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 10 देने पड़ेंगे। आपको पता है ये प्रैक्टिकल रूल है, कोई सरकारी रूल नहीं है, ये प्रैक्टिकली स्टैब्लिश हो चुका है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब एग्रीमेंट में भी लोग यही बातें लिखवाते हैं कि अगर हमने पैसे चुका दिए और फिर भी हमें प्रॉपर्टी नहीं सौंपी गई तो 5 के बदले में 10 देने पड़ेंगे, ये लिखा जाता है उसमें। ठीक है, हाल फिलहाल केस क्या बनता है कैपिटल गेन में कि आपने अगर कोई एडवांस अमाउंट फॉरफीट कर लिया है तो इसके लिए पूरा टॉपिक पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। हाल फिलहाल जो पॉइंट यहाँ पे वो ये है कि अगर एडवांस अमाउंट किसने फॉरफीट किया है? प्रीवियस ओनर ने। पॉइंट पढ़ो पूरा, एडवांस अमाउंट फॉरफिटेड बाय अ प्रीवियस ओनर शैल बी इग्नोर्ड। हेलो पापा, बेटा, पोता होता नहीं है। और पापा के पास कोई प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बेटे के नाम कर दी। ठीक है, अब ये जब नाम करी ना तो पापा बहुत नंबरी था। ठीक है, ये लोग बहुत चाल चलते थे। क्या करते थे? ये परमेश जैसे मासूम लोगों को फंसाते थे। कैसे फंसाते थे कि पापा का एक दोस्त था जो पापा के जैसा ही नंबरी था, तो पापा परमेश जैसे लोगों को पकड़ते कि देख बेटा 50 लाख की प्रॉपर्टी है, ले लेगा क्या? बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे ऐसे सब करके बता दिया उसको, मान गया छोरा, 5 लाख रुपए में इसने हाँ भर दिया। तो पापा ने क्या करा, परमेश से पहले 5 लाख रुपए एडवांस ले लिया। ठीक है, अब ये लेने के बाद उसको 6 महीने दे दिए। 6 महीने में क्या करता कि पापा का दोस्त परमेश को कांटेक्ट करता कि यार हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, आप इंटरेस्टेड हो क्या? हमें पता पड़ा है कि आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, ऐसा वैसा करके। अब वो दोस्त उसको क्या करता कि एक ऐसी प्रॉपर्टी सेम कॉलोनी में सेम प्लॉट दिखा देता, कितने में? 40 लाख में, कि ये देखो ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूंगा 40 लाख में। तो परमेश्वर पकड़ लेते, और यार मैंने तो सौदा कितने में कर रखा है? 50 में, और 5 तो और दे ही रखे मैंने, 45 और देने, पर ये वाली प्रॉपर्टी तो कितने में मिल रही है? 40 में ही मिल रही है।
तो बोलेंगे मेरे को नहीं चाहिए पर रख लो 5 आप। ये पापा को आगे क्या कह रहा है, मेरे को नहीं चाहिए 5 आप रख लो। फिर 6 महीने बीत जाने के बाद जब उसके पास 40 देने जाता वो भी नट जाता कि नहीं नहीं भाई साहब मैं तो 50 में ही दूंगा, गलती हो गई। तो बेचारे के 5 लाख रुपए दोनों ने मिलके खा लिए जानबूझ के, ठीक है। या फिर इतनी कहानी क्यों सुना रहे हो सर, सिंपल सी बात है कि डील कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाई, डील टूट गई, किसी भी रीजन से टूट गई, वो पैसे अरेंज नहीं कर पाया, आपने पैसे क्या कर लिए, फोरफीट कर लिए, एडवांस अमाउंट फोरफीटेड। और फिर उस दौरान पापा ने वो प्रॉपर्टी बिकी नहीं उनसे, वो बेटे के नाम कर दी। अब बाप के इलेक्शन पे बेटा भी चल रहा था, उसने भी परमेश के बेटे से 5 लाख रुपए और रेट लिए, ठीक है, 5 लाख रुपए और ले लिए, और अल्टीमेटली उसने वो दिव्यांश को सोल्ड कर दी। कितने में, मान लो 75 लाख में किसी में भी सोल्ड कर दी। तो पहले आप ये समझो कि मैं कौन से वाले अमाउंट की बात कर रहा हूं। एडवांस अमाउंट फोरफीटेड, वो कितने हैं इस पूरे टेबल में, 5 और 5 कितने हैं, 2, 10 लाख है कि नहीं। मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूं, एडवांस अमाउंट फोरफीटेड बाय प्रीवियस ओनर, मैं इसकी बात कर रहा हूं। और इसके लिए क्या लिखा हुआ है, इग्नोर। इसके लिए क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब जब आप ये प्रॉपर्टी बेचोगे, अब तो बेचेगा कौन, बेटा, कि भाई साहब जब आप ये प्रॉपर्टी बेचोगे 75 लाख में, तो हमने आपको पढ़ाया है कि आपको तो वो विरासत में या वसीयत में मिली थी, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना था, तो आप कॉस्ट किसकी ले लोगे, प्रीवियस ओनर की। कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपन ने, तो आप कॉस्ट किसकी ले लेना, पापा की ले लेना। लेकिन इस पूरी कैलकुलेशन में आप इस 5 लाख को तो पूरा रॉयल इग्नोर कर देना, यूँ समझ लेना ये 5 लाख तो कभी पापा के पास आ ही नहीं था। इस पूरे कैलकुलेशन में 5 लाख का कोई महत्व नहीं है। चलो ठीक है सर, हमें तो ये रूल वैसे भी नहीं पता था, ठीक है, हम तो वैसे भी इग्नोर करते हैं। इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, अब ये पूरा एक टॉपिक है, पढ़ा दूं अभी, हाँ अभी पढ़ा दूं। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 2014, क्या याद रखना पड़ेगा, 2014 में खास बात हुई थी, बताओ क्या हुआ था। हाँ, आपकी बार मोदी सरकार कब आए थे, वो 2014 में आए थे। हिमानी तेरे को पसंद नहीं क्या मोदी जी, तो फिर तू ऐसे मुंह क्यों बना रही है, शब्बीर सर जैसी हालत क्यों होगी तेरी, ठीक है। तो अब मोदी जी आए थे, तो मोदी जी ने एक अमेंडमेंट किया था, जो ये वही वाली बात है जो मैं आपसे कहता था ना कि मैं बहुत बार बताऊंगा कि ये रूल उनका गलत है। जब मैं पढ़ाता था मैं बोलता था कि ये गलत है, चेंज हो सकता है, और ये मोदी जी ने आगे चेंज किया, मोदी जी ने मेरे दिल की भावनाएं समझी थी, ठीक है। तो पहले क्या रूल था और फिर बाद में क्या रूल है ये समझते हैं। पहले रूल बहुत अजीबोगरीब था, 2014 के पहले मोदी जी आए, उससे पहले रूल ये था कि जो भी आपने अमाउंट फोरफीट किया हो वो क्या करोगे, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दोगे, और बची हुई कॉस्ट को क्या कर दोगे, इंडेक्स कर दोगे। मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। क्यों जस्टिफाइड नहीं है, मैंने बरसों पहले, मान लो कि 10 लाख में कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो बरसों पहले, ठीक है, और बरसों बाद जब वो प्रॉपर्टी 50 लाख की थी तो 5 लाख रुपए फोरफीट कर लियो, तो आप क्या कह रहे हो कि डायरेक्टली 5 को 10 में से माइनस कर दो। अरे सर वो 10 तो बरसों पहले का है, वो 10 नहीं है, वो तो 10 है, और उसमें से 5 माइनस कर दो तो मेरी तो कॉस्ट बहुत कम बचेगी, और उस 5 को ही मैं क्या करूंगा, इंडेक्सेशन करूंगा, तो मेरा तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ये तो गलत है कि नहीं। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तो ख्याल रखा ही नहीं आपने। अगर मान लो इस एग्जाम्पल को मैं यूं सुनाऊं कि मैंने बरसों पहले 6 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसके लिए मैंने बरसों बाद 5 लाख रुपए फोरफीट कर लिए, तो आप क्या कह रहे हो, 6 में से पूरे 5 माइनस कर दो, सिर्फ 1 लाख का ही इंडेक्सेशन करेंगे क्या, ये तो गलत है। ये एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा कि ये गलत है ना। जैसे इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकली समझाऊं कि अगर मैं पूरे 6 लाख का इंडेक्सेशन करता ना तो वो 3 गुना 18 लाख रुपए होते। 18 लाख में से 5 लाख माइनस करता तो सही माना जाता, समझे कि नहीं, तो सही माना जाता। और बिल्कुल ही दिमाग लगाना है तो फिर यूं करो कि पहले इस अमाउंट को यहां तक इंडेक्स करो, पहले इसको यहां तक इंडेक्स करो। मान लो यहां तक इंडेक्स करने पे कितना आ रहा है, 18 लाख रुपए आ रहा है, तो अब 18 में से कितने माइनस कर दो आप, 5 लाख माइनस कर दो। अब जो बच्चा है वो कितना बचा, 13 लाख, उस 13 लाख को यहां तक इंडेक्सेशन कर दो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। या फिर अल्टरनेट कि 10 लाख को पूरे यहां तक इंडेक्स करो, 5 लाख को यहां से यहां तक इंडेक्स करो और फिर माइनस कर दो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तुम गधे साले क्या कह रहे हो
कि नहीं 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 ऐसा इतना दिमाग हम नहीं लगाते। पहले जो भी तुम्हारी एब्सोल्यूट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से एब्सोल्यूट फोरफिटेड अमाउंट क्या कर दो, माइनस। 10 में से 5 गए, अब सिर्फ 5 को ही इंडेक्सेशन करो। इसका मतलब वो जो मैं 5 लाख अमाउंट फोरफिट कर रहा हूँ ना, उस 5 के साथ साथ मेरे लिए उस 5 के इंडेक्सेशन का भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसका इंडेक्सेशन का भी तो मेरा लॉस हो रहा है ना। ये रूल सही है कि गलत है? गलत है, पर ये था, ये रूल था। कब तक था? मोदी जी के आने से पहले तक था। मतलब 1 अप्रैल 2014 तक तो यही रूल था कि अगर आपने 1 अप्रैल 2014 से पहले कोई अमाउंट फोरफिट किया है तो वो फोरफिटेड अमाउंट पहले कॉस्ट में से माइनस होगा और बैलेंस कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंडेक्सेशन हो जाएगी। ये जब मैं 2014 से पहले पढ़ाता था तो बताता था कि ये गलत है, पर है ऐसा है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको गलत पढ़ा रखी है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में वो एक्चुअल रेंट में से अंदर माइनस कर देते हैं वो लोग। गलत है ना यार, लॉजिकली बच्चों को समझ में आ रहा है गलत है, पर है तो है। तो ये भी उस टाइम पे गलत थी। 2014 के लिए इसका सही रूल निकल के आया। इसका सही रूल अब ये निकल के आया कि 2014 के बाद अगर कोई फोरफिट करता है तो जिस साल में फोरफिट करता है उसी साल में टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। क्योंकि आपने तो अमाउंट फोरफिट कर लिया, आपके पास से आपका असेट गया है क्या? जब तक असेट ही नहीं गया तब तक जो पैसे आए वो कैपिटल गेन तो जब हो नहीं सकते। तो कहाँ जाएगा वो? अदर सोर्स। ना सैलरी है, ना बिजनेस प्रोफेशन, ना कैपिटल गेन, ना हाउस प्रॉपर्टी, तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्स। तो एज पर करंट रूल्स एंड रेगुलेशन रूल ये निकला है कि अगर फोरफीचर 2014 के बाद होता है तो जिस साल में हो रहा है उस साल में टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। 2014 के पहले वाला फोरफीचर है तो वो कॉस्ट में से एज इट इज माइनस होगा, बैलेंस कॉस्ट क्या हो जाएगी, टैक्स इंडेक्सेशन हो जाएगी। और अगर जो फोरफीचर है वो आपके बाप दादा ने करा है, प्रीवियस ओनर ने, तो उसको तो हमें क्या करना है, इग्नोर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो अब देखो इसकी भी कहानी सुनो। एक ऐसा क्वेश्चन आता है सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए कि आप इस टॉपिक का इन आउट सब समझ जाओ। तो ये रही प्रॉपर्टी, किसने खरीदी? पापा ने। और ये प्रॉपर्टी दे दी उन्होंने किसको? बेटे को। और बेटे ने अल्टीमेटली इस प्रॉपर्टी को कर दी सोल्ड। इस दौरान 4 बार अमाउंट फोरफिट किया जाएगा। एक तो फोरफीचर किया पापा ने 5 लाख रुपए, एक फोरफीचर किया किसने? बेटे ने 6 लाख रुपए। ठीक है, ये फोरफीचर जो हुआ ये हुआ उसका 1 अप्रैल 2014, मोदी जी के आने से पहले। एक फोरफीचर किया उसने 2014 के बाद 7 लाख का। ठीक है, और एक फोरफीचर किया बेटा उसने हमारे वाले ईयर में। हमारा वाला ईयर कौन सा है? 23-24 में। तो इस साल में भी उस कमीने ने एक अमाउंट और फोरफिट कर लिया, मान लो 8 लाख रुपए। ठीक है, तो अब रूल मोदी जी, अब की बात मोदी सरकार क्या कह रहे हैं? 2014 के बाद जो है वो जिस साल में फोरफिट उस साल में टैक्सेबल, उससे पहले वाला जो है वो कॉस्ट में से क्या हो जाएगा? माइनस। इसका एक्सेप्शन कि प्रीवियस ओनर का फोरफीचर इग्नोर। तो प्रीवियस ओनर पापा का फोरफीचर क्या हो जाएगा? इग्नोर, तेल लेने जान दो। उसके बाद जो बंदा बेच रहा है, सेलर, उसने जो फोरफिट किया है 2014 के पहले, तो वो तो हो जाएगा कॉस्ट में से माइनस। मान लो कॉस्ट कितनी थी हमारी? 10 लाख रुपए कॉस्ट थी हमारी। तो अब 10 लाख रुपीज में से 6 लाख रुपीज क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, माइनस 6 लाख। और बचेगा कितना? 4 लाख। तो घनचक्कर से 4 लाख का ही क्या करेंगे? इंडेक्सेशन करेंगे। गलत रूल। 2014 के बाद जो फोरफीचर हुआ वो तो हमने ही किया। अब ये जो 7 लाख है ये तो हमारे साल के पहले कभी फोरफिट किया होगा, 14-15 में, 15-16 में, 16-17, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 22, 23 तक इन सालों में कभी भी उसने क्या किया होगा? फोरफिट किया होगा। तो ये भी हमारे मतलब का नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये तो जिस साल में उसने फोरफिट किया होगा उस साल में अदर सोर्सेज में जा चुका होगा ना, तो ये भी मेरे मतलब का नहीं है। लेकिन जो उसने करंट ईयर में फोरफिट किया वो तो करंट ईयर की इनकम है ना, तो वो करंट ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में अदर सोर्सेज में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। कैपिटल गेन में मतलब का नहीं है।
कैपिटल गेन में तो सिर्फ क्या मतलब का है, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख। समझ में आया कि नहीं? जितने में बेचा है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, बेचने में खर्चा हुआ है वो क्या है मेरा ट्रांसफर एक्सपेंसेस, क्या आ गया नेट सेल कंसिडरेशन। अब माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेनी थी 10 लाख, लेकिन वो जो एक मनुष्यत आ गई थी 6 लाख की, वो क्या करेंगे माइनस करेंगे, 4 लाख का क्या करेंगे इंडेक्सेशन करेंगे। समझ में आया? 4 लाख का इंडेक्सेशन करके माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वो मेरा क्या है कैपिटल गेन है। क्लियर है कि नहीं? पूरा पूरा टैक्स लगेगा ना, क्योंकि आपने तो कुछ भी नहीं किया, पूरा ही पैसा तो फ्री में है। जनरली जो खर्चा होता है वो बायर साइड का होता है। जब अपन प्रॉपर्टीज बेचते हैं तो जितना भी पेपर वर्क का खर्चा होता है वो बायर का होता है। फिर भी अगर सेलर का होता है हाँ तो अदर सोर्सेज में अलाउड है। अदर सोर्सेज में जो भी इनकम फॉल होती है उस इनकम को अर्न करने के लिए डायरेक्टली जो भी खर्चा किया है 10 पैसे का भी किया वो सब अलाउड है, बस आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है? अपन को गलत रूल भी करना है, यानी 2014 के पहले 2014 के पहले वाला जो गलत रूल है हाँ वो करना पड़ेगा ना। वो सरकार की मजबूरी भी है, वो इसलिए क्योंकि सरकार ने अब 2014 पे आके रूल चेंज किया है। इससे पहले तो यही रूल था। तो अब जो हमने पिछले सालों में फॉरफिट कर लिया, तब आपका रूल ये कहता था कि जब आप बेचोगे तब माइनस करना, तो अभी बेची ही नहीं थी तो हमने उस टाइम पे भी टैक्सेबल नहीं किया। अब तो जब बेचेंगे तभी माइनस करेंगे, उसका क्या कर सकते हैं? मोदी जी आके ये थोड़ी कह सकते हैं कि मैं आया हूं, वो पहले जितने भी फॉरफिटेड अमाउंट थे वो आप अब माइनस मत करना, आज के आज टैक्स दे दो। ये तो गलत हो जाएगा ना सर, ये क्या कर रहे हो पागल बने, है ना? तो वो सब नहीं होगा। तो जो हो गया सो हो गया, आगे से नया रूल निकल के आ गया। तो मान थोड़ी रहे मोदी जी, मैंने तो चिट्ठी लिख रखी है, पता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी उन्होंने। ठीक है? या उन्होंने और बेटर अप्रोच निकाल दी कि बेटा जो गलत हो गया सो हो गया। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ो। हाँ ये तो जीरो हो गया। अब देखो ये कह रहा है कि बेटा तो बाप से ही पढ़ के निकला, इसने 6-6 लाख करके 2 बार फॉरफिट कर लिए, तो अब 10 में से 12 माइनस कैसे करोगे आप? -2 आ जाएगा, और 2 का इंडेक्सेशन करोगे तो चलो बढ़ तो जाएगा, लेकिन तो नेगेटिव है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो माइनस होती है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा तो पॉजिटिव, डिडक्शन की बजाय क्या हो जाएगा एडिशन। तो इतने पागलपने नहीं करने, नहीं अपन स्टैंडर्ड डिडक्शन में पॉजिटिव अमाउंट होता है तो ही 30% माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अगर इसने ज़्यादा फॉरफिट कर लिया है तो पूरी कॉस्ट क्या हो जाएगी 0, इंडेक्सेशन कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया? पूरा कैपिटल गेन होगा। मतलब सरकार उस टाइम पे यूँ मानती थी, समझो, सरकार उस टाइम पे यूँ मानती थी कि देख बच्चे, मैं बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूँ कि देख बच्चे, तूने 10 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी खरीदी, उस 10 लाख में से 6 तो रिकवर हो गए ना, तेरी प्रॉपर्टी भी नहीं गई, पर 6 तो तुझे ऐसे इट इज मिल गए ना, तो अब तेरी कॉस्ट बची कितनी 4। तो इस बेसिस पे उन्होंने ये रूल बना रखा था, टाइम वैल्यू को उन्होंने इग्नोर कर रखा था। क्लियर? ओके, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसमें रूल क्या निकला? अब ये रूल शायद आपको चार्ट के तौर पे देखो एंड में दे रखा है, लास्ट जो सेक्शन है ना, सेक्शन 51 लास्ट पेज पे, वो इसी रूल का है। देखो पढ़ो वो पूरा चार्ट। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी फोरफिटेड ऑन फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट। मतलब अंडरलाइन कर लो आप, एडवांस मनी फोरफिटेड, बस पहले डब्बे में अंडरलाइन कर लो एडवांस मनी फोरफिटेड। इफ एडवांस वॉज रिसीव्ड एंड फोरफिटेड बिफोर 1 अप्रैल 2014, तो क्या करना है? एडवांस फोरफिटेड टू बी डिडक्टेड व्हाइल डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। टैक्सेबिलिटी इज पोस्टपोन टू द ईयर ऑफ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। ये 6 लाख जिस साल रिसीव हुए उस साल तो टैक्सेबल हुए नहीं ना, इसकी टैक्सेबिलिटी कब तक पोस्टपोन कर दी गई? जब तक वो एक्चुअल सेल नहीं हुआ था। और टैक्सेबल कैसे किया गया कि इसको कॉस्ट में से क्या कर दिया गया? माइनस कर दिया गया। तो ये वो वाला रूल है। एंड इफ एडवांस वाज रिसीव्ड एंड फोरफिटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2014, एडवांस फोरफिटेड टू बी टैक्स्ड अंडर 5629 एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5629 अभी याद नहीं रखना है, ये अदर सोर्सेज का सेक्शन है। टैक्स लाइबिलिटीज अट्रैक्टेड इन द ईयर ऑफ फोरफिचर ऑफ एडवांस। ठीक है, तो वो भारी भरकम इंग्लिश में लिखी हुई है, सिंपल रूल। अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी के आने के बाद इमीडिएटली अदर सोर्सेज में टैक्सेबल, उनके पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस, लेकिन फोरफिचर बाप दादा ने किया है तो इग्नोर।
अरे सर वो तो 5 लाख रुपए खा के निमट गए, मैं क्यों भुगतूं उनको, ठीक है, तो वो तो मजे आ गए उनको, ठीक है। तो मतलब अगर टैक्स प्लानिंग करनी हो तो क्या करो, खूब सारा अमाउंट फोर फीचर कर लो, लेकिन अब नहीं कर सकते, ये तो 2004 के पहले की बात थी। हाँ तो टैक्सेबल हो जाएगा, तो मोदी जी आ गए, छोड़ेंगे थोड़ी मोदी जी। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स शैल नॉट बी अलाउड एज ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ठीक है, ये जनरल रूल है, ये भी ध्यान रखना है आपको, और इस रूल का इम्प्लीकेशन आगे आने वाले सेक्शंस में आएगा। मतलब देखा जाए तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो ग्रेजुएशंस के पेपर होते हैं, जैसे आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो, अगले साल सेकेंड ईयर में आपको इनकम टैक्स आएगी सेम टू सेम, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आता है ना, वो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आता है, लैंड एंड बिल्डिंग बेची खरीदी, और सीए में जो क्वेश्चंस आता है ना, वो ज़्यादातर शेयर्स से रिलेटेड आता है। तो शेयर्स के ऊपर कैपिटल गेन के बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस एप्लीकेबल हैं जो अपन एंश्योरिंग पेजेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी शेयर्स बेचते हो आप, अगर उन शेयर्स को आप शेयर बाजार के थ्रू बेचते हो तो खरीदने पे भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है और बेचने में भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। तो मैंने मेरे शेयर्स अगर रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, RSE क्या, रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे हैं, तो मुझे उनको 0.2 या 0.5% का कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। तो अगर मैंने मेरे शेयर्स 1 लाख रुपए में बेचे तो 1 लाख में से 500 रुपये टैक्स के डिडक्ट हो जाएंगे। तो जनरल पार्लेंस में क्या लगता है ये कि सर 1 लाख में से 99,500 ही तो आए, 500 रुपये तो डिडक्ट हो गए ना, तो ये क्या है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं है, ये उन्होंने बोल रखा है। सर ऐसा क्यों बोल रखा है, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के थ्रू शेयर्स बेचते हो तो उन शेयर्स के ऊपर बहुत सारे एग्जेम्पशंस अप्लाई हो जाते हैं, तो वो इनकम सरकार वैसे ही आपकी क्या कर देती है, माफ कर देती है। तो 500 रुपए के चक्कर में बहुत सारी बार पूरी इनकम ही माफ हो रही है, इसलिए 500 रुपए माइनस नहीं करने देंगे। क्लियर है। तो हाल फिलहाल गार्ड बांधने वाली बात, जैसे अपन ने डिबेंचर और बॉन्ड्स के लिए पढ़ा कि डिबेंचर और बॉन्ड्स के लिए इंडेक्सेशन नहीं होगा, इसी तरीके से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्वेश्चन में स्पष्ट शब्दों में लिखा जाएगा, पर आपको उसको भी क्या करना है, इग्नोर, वो ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं है। क्लियर। बस बाय टाटा सी यू।